रेलवे जॉब क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने ध्वनि से संबंधित वीडियो में 10 प्रश्नों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 11, विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुणों को बताएं। विद्युत चुंबकीय तरंग के 4 गुण दोस्तों ये हैं। पहला, यह निर्वात और माध्यम दोनों में गति करता है। मतलब ये रहा कि माध्यम का मतलब होता है ठोस द्रव गैस। मतलब ये ठोस द्रव गैस में भी गति करता है, और जब ठोस द्रव गैस ना हो, मतलब कुछ नहीं हो, मतलब निर्वात हो, वो इसमें भी गति करता है। ठीक है। दूसरा गुण ये होगा, ये क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ये हुआ कि ना इस पर माइनस का चिन्ह होता है, ना ही प्लस का होता है। इसी कारण ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र प्रभाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं। मतलब वैद्युत क्षेत्र अगर इसे गुजारा जाए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र से इसे गुजारा जाए तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा गुण ये है, इसकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, जितने भी, चाहे रेडियो एक्टिव हो, माइक्रोवेव हो, इंफ्रावेव हो, अल्ट्रावायलेट हो, कॉस्मिक हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, ठीक है ना, तीस प्रकाश हो, सभी क्या होती है, प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। चौथा ये होगा, इसका वेग जो होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस प्रश्न में ये कह रहा है कि निम्न में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो आइए से इसका उत्तर देने के लिए हमें जानना होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कितने प्रकार हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। RMI VUXGC, मतलब अरे माई, हमने ट्रिक बताया था हमने, अरे माई भूख लगा हुआ है, XGC, अरे का मतलब हो गया रेडियो तरंग, M का मतलब हो गया माइक्रोवेव, मतलब सूक्ष्म तरंग, I का मतलब हो गया इंफ्रावेव, मतलब अवरक्त किरणें, V का मतलब हो गया विजुअल रे, मतलब दृश्य प्रकाश, U का मतलब हो गया अल्ट्रावायलेट रे, मतलब पराबैंगनी किरणें, है ना। एक्सरे का मतलब होता है एक्सरे, G का मतलब होता है गामा रे, और C का मतलब होता है कॉस्मिक रे, है ना, कॉस्मिक रे। तो अब ये जान लीजिए आप, ये एक क्रम है। तो इस क्रम को हमें ये सबसे पहले समझना होगा, और हमें ये समझना होगा कि ये क्रम जो है, इस क्रम से ही हम याद करें, है ना। अब इस क्रम में क्या है, जो तरंगदैर्घ्य जो होता है, वो तरंगदैर्घ्य क्या है, घटते क्रम में। तरंगदैर्घ्य क्या है, घटते क्रम में है। मतलब कहने का आशय ये है कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो उसमें होगा वो लाल रंग का होगा। उसके बाद किसका होगा, उससे कम किसका होगा, सूक्ष्म तरंग का। उसके कम अवरक्त किरणें का। उसके बाद दृश्य प्रकाश विजुअल रे का। उसके कम अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण का। फिर एक्सरे, फिर गामा रे, सबसे कम किसका होगा, कॉस्मिक किरण का। अब यहाँ पे प्रश्न में ये देखना है कि इसमें भी क्या क्या ऑप्शन है। पहला रेडियो तरंग, ये सबसे ज़्यादा है इसमें, इसका ये तो आंसर होगा ही नहीं, सबसे कम पूछ रहा है, ये नहीं होगा। अगला है कॉस्मिक रे। देख सकते हैं सबसे आखिरी है, तो जाहिर सी बात है हमारा उत्तर क्या होगा, क्योंकि कॉस्मिक रे के बाद कोई है ही नहीं, तो कॉस्मिक रे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब इसी तरह से बीच बीच से उठा कर आपको प्रश्न दे सकता है। अगर आपको ये फिगर याद रहेगा तो आप उसका उत्तर देने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्घ्य तरंग दोनों में माध्यम के कण किस तरह गति करते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग गति की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। किसमें, अनुप्रस्थ तरंग में, है ना, अनुप्रस्थ तरंग में। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में आगे पीछे करते हैं। सब याद रखना पड़ेगा आपको, ताकि एग्जाम में फटाक दबर बन जाए। क्या करते हैं, आगे पीछे, किसमें, अनुदैर्घ्य तरंग, है ना।
यानी अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, मतलब ऊपर नीचे, और अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में आगे पीछे दोलन करते हैं। आइए अब नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। तरंग दैर्ध्य एवं आयाम किसे कहते हैं? इसे जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जो अनुप्रस्थ तरंग होते हैं वह किस रूप में उत्पन्न होते हैं। दोस्तों ये आप याद रखेंगे कि ये जो अनुप्रस्थ तरंग जो होते हैं वो श्रृंग एवं गलत के रूप में उत्पन्न होते हैं, है ना, श्रृंग एवं गलत के रूप में उत्पन्न होते हैं। मतलब ये रहा कि ये रहा श्रृंग, ये रहा ग्रथ, ये रहा श्रृंग, ये रहा ग्रथ, ये रहा श्रृंग और ये रहा ग्रथ, है ना। तो पहला सवाल है तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार ग्रथ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे अनुदैर्ध्य तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण क्या होते हैं? संपीड़न और विलयन के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो उन दोनों के बीच की दूरी को भी क्या कहते हैं हम लोग? आयाम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अब यहाँ क्या किसे कहते हैं? तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहेंगे, और दो लगातार ग्रथ के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तरंग दैर्ध्य को हम किसे दिखाते हैं? तरंग दैर्ध्य के हम लोग लैम्डा द्वारा दिखाते हैं ना। तरंग दैर्ध्य का क्या दिखाते हैं हम लोग? लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं, याद रखिएगा ना। तरंग दैर्ध्य को हम लोग लैम्डा के द्वारा सूचित करते हैं, है ना। अब आयाम किसे कहते हैं? तो माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। मतलब माध्यम का कण जितना ऊंचा उठेगा उसे हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ये कहने का आशय ये हुआ कि दो लगातार श्रृंग या दो लगातार ग्रथ के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं, जिसे लैम्डा द्वारा दिखाते हैं। लेकिन माध्यम के कण का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग किन सतहों पर उत्पन्न होती है? दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वह ठोस और द्रव की सतह पर उत्पन्न होती है ना, गैस की सतह पर उत्पन्न नहीं होती। लेकिन अनुदैर्ध्य तरंग जो है या ठोस, द्रव और गैस तीनों सतहों पर उत्पन्न होती है। ये या इसे समझने की जरूरत है दोस्तों। अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण बताएं। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? पानी की सतहों पर उत्पन्न तरंग, पानी की सतहों पर आप देखते होंगे, अगर पानी में ढेला मारेंगे आप तो पानी क्या होगा? इस तरह से लहर मारता है, वो क्या हमारा अनुप्रस्थ तरंग है। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग, किसी भी तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग, कोई तनी हुई डोरी को आप कस के झटका मारेंगे तो भी इस तरह से लहरी वो ऐसे करेगा ना। तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। और एक चीज याद रखेंगे, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, जितने भी, वे सभी के सभी अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण हैं। आवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आवृत्ति से क्या समझते हैं? तो आवृत्ति का आशय ये होता है प्रति सेकंड में उत्पन्न कंपनों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी बार भी कंपन होगा ना, उस टोटल को मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग? आवृत्ति कहते हैं। इसीलिए आवृत्ति का जो आवृत्ति पर क्या होता है? 1/सेकंड हो सकता है, मतलब 1/सेकंड। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकंड-1 बोल सकते हैं, है ना। अब इसका बीमा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बीमा हम जानते हैं कि बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अब देखिए जैसे सेकंड है, सेकंड का बीमा क्या होता है? टी होता है। द्रव्यमान का क्या होता है? एम होता है। लंबाई का क्या होता है? एल होता है। अब यहाँ पर टी है ना, तो टी की जगह क्या रख सकते हैं? -1 हो सकते हैं। तो हमारा भी ये बीमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये बीमा हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एम नहीं, एल नहीं है, तो एम को हम क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। एल को भी 0 मान लेंगे। मतलब जिसका बीमा है वो तो रहेगा, अगर जो नहीं है उसको भी हम 0 मान सकते हैं, और हमारा बीमा क्या हो जाएगा? M0 L0 T-1। यही हमारा बीमा रहेगा दोस्तों। है निम्न में कौन स्रव तरंग का उदाहरण है?
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, यहाँ पे 20 के जेड है, मतलब आवृत्ति का दोस्तों ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है ना, याद रखेंगे आप। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। और आवृत्ति पर फॉर्मूला क्या होता है? 1/, आवर्तकाल होता है। 1/, आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल होता है। तो ये क्या है? एजेड क्या है? आवृत्ति का ऐसे मात्रक है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के मतलब क्या हजार होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले तरंग को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रव्य तरंग कहते हैं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे दोस्तों, जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवश्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवश्रव, या इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है उसे हम लोग प्राश्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राश्रव तरंग कहते हैं, है ना। ये हमें याद करने की जरूरत है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले को श्रव्य तरंग या श्रव्यता की सीमा, 20 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज वाले तरंग को अवश्रव तरंग, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को प्राश्रव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ऐसे प्राणी के नाम बताएं जो प्राश्रव तरंग सुन भी सकता है और उत्पन्न भी कर सकता है। तो 6 प्राणी के नाम क्या क्या हैं? पहला है कुत्ता, दूसरा है बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, तीसरा है चमगादड़, कुत्ता बिल्ली चमगादड़, हाथी, चिड़िया और बेल मछली। यानी ये ऐसे प्राणी हैं जो प्राश्रव तरंग उत्पन्न भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कुत्ता बिल्ली चमगादड़ हाथी चिड़िया वेल। सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर प्राश्रव तरंग को उत्पन्न किया था? दोस्तों, गाल्टन ही एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम सीटी बजाकर ही प्राश्रव तरंग को उत्पन्न किया था। धन्यवाद।